देखो क्वेश्चन नंबर 3 में इसने बोला है अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स एन इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड सच दैट इट स्ट्राइक द इंक्लाइंड प्लेन परपेंडिकुलरली द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन of the projectile is 53 degree with horizontal and the inclined plane of define the time of flight. Okay, देखिए क्वेश्चन क्या है. इसने बोला कि एक इंक्लाइन प्लेन ऐसे है और यहां से हमने एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जो यहां पे 90 पे गिरता है. ये एंगल 90 का है, ये एंगल 45 का है और ये एंगल 53 डिग्री का है. ऐसे जा रहा है प्रोजेक्टाइल. इसने टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है. ठीक है, तो ये वो पॉइंट है. मान लो इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी हो गई है v. वेलोसिटी का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों बराबर होंगे. ठीक है ना. ये वाला कंपोनेंट भी v/√2 होगा और ये वाला कंपोनेंट भी v/√2 होगा. क्लियर. अब इसका ये वाला कंपोनेंट, ये तो 50 है. अगर ये 50 है तो ये वाला कंपोनेंट तो 30 होगा और ये वाला कंपोनेंट 40 होगा. इसका मतलब v/√2 इज इक्वल टू 30, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट तो कभी बदलता ही नहीं है और ये यहां पे 30 था. तो v/√2 इज इक्वल टू 30. तो v की वैल्यू कितनी हो गई? 30√2. क्लियर. तो ये वाला भी तो 30√2 हो जाएगा. ये वाला कितना हो जाएगा? v तो v हो गया 30, ये वाला 30 हो जाएगा और ये वाला भी 30 हो जाएगा. बस. अब ये देखो, जब ये इनिशियल वेलोसिटी 40 थी तो फाइनल वेलोसिटी -30 हो गई. इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो. -30 इज इक्वल टू +40 माइनस gt. एक पार्टिकल की वेलोसिटी स्टार्टिंग में 40 है ऊपर को, कितने टाइम बाद नीचे की तरफ 30 हो जाएगी. ठीक है ना. तो -30 इज इक्वल टू 40 माइनस gt. तो कितना आ जाएगा? t की वैल्यू कितनी आ गई? -70. तो ये हो गया -77 सेकेंड. यही तो आंसर है. 7 सेकेंड ही आंसर है क्या? ओके. ए पार्ट का तो ये हो गया आंसर. बी में बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द फुट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन. वो इस डिस्टेंस की बात कर रहा है. डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे. बात समझ में आती है क्या? अब आप ये देखो, अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊं यहां पे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as. तो थर्ड इक्वेशन से क्या हो जाएगा? v². फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 30 का स्क्वायर -30 का स्क्वायर लो. ठीक है ना. इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर -2 इंटू g इंटू h. और h तो ये वाली हाइट होगी. किसी बॉडी को 40 की स्पीड से आपने ऊपर फेंका, एक टाइम पे उसकी स्पीड 30 हो गई है. उस टाइम उसकी हाइट कितनी है? ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो h निकल के आ जाएगा. हो गया ना. बात समझ में आती है? दैट्स इट. यहां से h आ गया. अगर ये चीज h है तो ये भी तो h है. ठीक. अब जब यहां पे टाइम निकल के आया 7 सेकेंड, 7 सेकेंड में 30 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया? 210 मीटर. तो ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 210. 210 में से क्या माइनस करोगे? h. तो d निकल के आ जाएगा. तो d की वैल्यू हो जाएगी 210 माइनस h. ये निकल के आ गया. ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया. ठीक है ना. ये था थर्ड. इसके बाद कौन सा पूछा आपने? फोर्थ. नहीं, 210 है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस. ये वाली डिस्टेंस 210 है, क्योंकि इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? 30 और 7 सेकंड तक 30 रहती है. तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ट्रेवल? 210. सिंपल सी बात है. क्लियर. समझ में आता है. चलो आगे बढ़ते हैं. कौन सा था ये? थर्ड. फोर्थ. अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन from a platform at a height 10 meter above the ground with velocity of 20 meter per second.
ठीक है ना. प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म एट अ हाइट 10 मीटर अबव द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. एट व्हाट एंगल शुड द प्रोजेक्टाइल बी थ्रोन टू रीच द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम ओ. ये तो होना चाहिए आपसे. हाँ, ये तो इजी क्वेश्चन है. चलो देख लेते हैं. उसने बोला कि एक टावर है 10 मीटर हाई, 20 मीटर पर सेकंड से उस पे प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, मान लो थीटा एंगल पे. एट व्हाट एंगल शुड द प्रोजेक्टाइल बी थ्रोन टू रीच द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम ओ. ओ से डिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए, विच इज वर्टिकली बिलो द पॉइंट फ्रॉम विच इज थ्रोन. ये पूछा उसने. ठीक है ना. ये मान लो थीटा एंगल है, वो कहता है कि ये वाली डिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए. ठीक है. अब आप ये देखो, कुछ स्पीड दी है उसने. कितनी स्पीड दी है? u 20 दी है ना, u मान लेते हैं हम. ठीक. ये हाइट कितनी दी है? 10, 20 मीटर पर सेकेंड. ओके. सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं. -10 इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में, इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर. बात समझ में आती है? इक्वेशन आ गई. अब पूछा इसने विच इज वर्टिकली बिलो द पॉइंट फ्रॉम विच, क्या पूछा है इसने? एट व्हाट एंगल शुड द प्रोजेक्टाइल बी थ्रोन. लेकिन कितने एंगल पे? अब u साइन थीटा 5t स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक आने का टाइम, ये डिस्टेंस d है ना, तो डिस्टेंस d विल बी u cos थीटा इंटू t. तो t की वैल्यू हो गई d बाई u cos थीटा. ठीक है ना. ये वाला जो t है ये डाल दो. ठीक है ना. अब d को एक साइड ले जाओ, d को एक साइड ले जाओ, d आ गया, और d ऑफ d बाई d ऑफ थीटा कर दो इज इक्वल टू 0. थीटा की वो वैल्यू आ जाएंगे जिस पे d मैक्सिमम होगा. दैट्स इट. इतना काम करना है. मैक्सिमम मिनिमम करना है ना, थीटा पे डिपेंड करेगा. ठीक है ना. तो पहले ये d निकालना है मुझे. इस d को लिख के इस डिफरेंशियल ऑफ d बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 कर दो, तो थीटा की वो वैल्यू आ जाएगी जिस पे d मैक्सिमम होगा. दैट्स इट. और थर्ड, फोर्थ, 6. एक मिनट. हाँ जी. हाँ. वो वहां के लिए तो रेंज मैक्सिमम होगी, यहां तक के लिए तो मैक्सिमम होगी, लेकिन इससे नीचे भी आ रहा है ना ये. आगे मैक्सिमम क्यों होगी? क्या पता थीटा से कम फेंके और वो यूं जाए. वो है ना रेंज, यहां तक की तो मान लो इसी की मैक्सिमम. दूसरी देखो, इसको मैं ठीक से बना देता हूं. ये वाला डायग्राम देखो, ये कैसा है ये बताओ. ये दूसरा वाला तो हमेशा रहेगा ना. ये यहां तक का तो मैक्सिमम हो गया 45 से. 45 से कम लोगे तो ये दो तो देखो कम आएगा, लेकिन नीचे आके तो इसको क्रॉस कर देगा ये. हाँ ये है. समझ में आया क्या कुछ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? 6 देखो. 6 में क्या होगा देखो. 45 इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि दूसरा एंगल अगर छोटा है तो नो डाउट इससे पहले गिर जाएगा इस लेवल पे, तो पर नीचे आके इसको क्रॉस कर जाएगा. ठीक है ना. इसलिए इसी लेवल पे तो 45 होगा, नीचे के लिए कुछ पता नहीं है. 6 देखो. 6 में बोला टू इंक्लाइंड प्लेन्स OA एंड OB हैविंग इंक्लिनेशन 30 एंड 60 रेस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. ये तो 30 है, एकदम राइट डायग्राम बनाएंगे. ये 30 है और ये 60 है. ठीक ऐसे है ये. इसने क्या बोला है? OA एंड OB. ये तो OA है
और ये ओ बी है. Intersecting each other at O, a particle is projected from P with velocity u along a direction perpendicular to A if the particle strike plane OB perpendicularly. बहुत आसान क्वेश्चन है. यहां से ऐसे फेंका, ऐसे गिर गया इस पे, यहां पे 90 पे गिरा, यहां पे ये 90 पे फेंका था. कितनी स्पीड से? u से. ठीक है. अब क्या पूछता है ये? कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है. वेलोसिटी विद विच पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन ओ बी, वर्टिकल हाइट h ऑफ p फ्रॉम o, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम o अटेन्ड बाय द पार्टिकल एट डिस्टेंस p q. बहुत सारी चीजें पूछी हुई है उसने. यहां से वेलोसिटी u है, तो ये वाली वेलोसिटी क्या होगी? ये तो 60 का एंगल हो गया ना, ये 30 तो ये 30, ये हो गया u cos 60 और ये हो गया u sin 60. ठीक है ना. अब आप देखो, अगर यहां पे u cos 60 इतना है, अब यहां पे मान लो ये v से टकराता है, तो v का ये वाला कंपोनेंट होगा v cos 30. ठीक है ना, क्योंकि ये वाला एंगल 30, ये 60 है ना, ये 60 होगा, ये 90 होगा, ये अगेन 60 होगा, तो ये 30 होगा ना, v cos 30. अब u cos 60 और v cos 30 बराबर होंगे. क्या v की वैल्यू नहीं आ जाएगी? देखो, u cos 60 डिग्री और v cos 30 डिग्री बराबर होंगे. ठीक है ना. तो v की वैल्यू कितनी आ गई? u बाई 2 इंटू कॉस 30 कितना होगा? 2 बाई रूट 3 हो जाएगा. ये u बाई रूट 3 आ गई. ठीक है ना. कॉस 30 को इधर ले गए, कॉस 60 के नीचे, तो 1/2 को रूट 3/2 से डिवाइड कर दिया. 1/2 को तो u बाई रूट 3 आ गया. ये वेलोसिटी आ गई यहां पे मुझे, मेरे पास कितनी है? ये u बाई रूट 3. क्लियर हो गया. जब ये वाली वेलोसिटी u बाई रूट 3 है, तो ये वाला भी तो एक कंपोनेंट होगा इसका, u बाई रूट 3 cos 60. तो ये वाली वेलोसिटी क्या होगी? u बाई रूट 3 cos 60, यानी कि कितना? u बाई 2 रूट 3. ठीक. और ये कितनी बन गई हमारी? v cos 30 थी ना ये. v cos 30 कितना बन गया? v तो कितना है? u बाई रूट 3 और cos 30 कितना होता है? रूट 3/2. ये हो गया u बाई 2. सही है क्या? v cos 30, v कितना? u बाई रूट 3. cos 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? रूट 3/2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, तो ये होगा u बाई 2. तो ये वाला कंपोनेंट आपको पता है, ये वाला कंपोनेंट आपको पता है, आपको ये वाली वेलोसिटी पता है, ये वाली वेलोसिटी पता है, और क्या चाहिए बताओ? इस डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन लगाओ. थर्ड, v का स्क्वायर, ये ना v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर माइनस 2as. तो यहां से लेके यहां तक की हाइट आ गई, यहां से यहां तक की हाइट आ गई. अब इस वाली वेलोसिटी में फिर से लगाओ फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस 80. टाइम आ गया यहां से यहां तक गिरने का, आ गया टाइम. उस टाइम में इस डिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाली डिस्टेंस आ गई d. ये वाली, जब ये वाली हाइट आपके पास है, ये वाली डिस्टेंस आपके पास है, ये वाला एंगल आपके पास है, तो सब कुछ आपके पास है. ठीक है ना. सब कुछ आपके पास है, सारे ऑप्शन हो जाएंगे इसके सॉल्व. अब ट्राई कर लेना. कौन सा था ये? 6th के बाद कौन सा पूछा आपने? 8th. कितने लोगों ने ट्राई किया? 8th कितने लोगों ने ट्राई किया है? बाकी ने ट्राई नहीं किया क्या? 8th पढ़ लो एक बार फिर से. क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लिया जाए. सेवन हंटर वाला. 7th हुआ कि नहीं, बस ये बताओ. समझ नहीं आया तो डिप्रेसिंग लग रही है क्या प्रिपरेशन? डिप्रेसिंग लग रही है? सवाल होते नहीं है. कुछ करना पड़ेगा मुझे. हाँ सही है. मैथ्स में कैसा है?
मैथ में सही है, मैथ में क्वेश्चन हो जाते हैं आपसे मैथ्स में। यार लेवल इजी है मैथ का, ट्री को चल रहा है मैथ्स में। हाँ, और केमिस्ट्री उसका तो खैर काउंट ही नहीं करना होता। मेन चीज केवल फिजिक्स होती है, फिजिक्स हो रही है तो सिलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रही तो सिलेक्शन नहीं हो रहा। फिजिक्स ही केवल एक मेन चीज, मैथ तो इंटरेस्ट बेस्ड है फिजिक्स। हाँ उतने, हाँ क्लास में मैं हूं ना, मेन डिफरेंस ये है। बस याद रखो फिजिक्स में जो चल रहा है ना, यहाँ क्लास में जब आसान लगता है और वहां नहीं होता, समझ लो थोड़ी सी मेहनत की और टाइम की कमी है और कुछ नहीं। क्योंकि जब मैं करता हूं तो आसान लगते हैं सारी चीजें, कि जैसे कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि एकदम सही तरीका है ऐसा लगता है। पर वो फिर इंटरेस्ट पे बेस्ड है। इसका मतलब आप फिजिक्स को सेकेंडरी कंसीडर कर रहे हो, जिसको प्राइमरी कंसीडर करना चाहिए। ठीक, इतना तो श्योर है कि अगर आप फिजिक्स में दिमाग नहीं लगाओगे ना, आंसर तो नहीं आने वाले। और मटेरियल अल्टीमेट है, इससे अच्छा मटेरियल कोई एग्जिस्ट करता नहीं है। कुछ भी करेगा ना कोई, कुछ भी करेगा, इससे बेकार ही करेगा, इससे अच्छा नहीं कर सकता। ठीक है ना। अभी की जो ये जो शीट है ना, ये अभी जो राइट नाउ बंसल और वाइब्रेंट में चल रही है, वो इससे आसान है। ठीक है ना। हाँ हाँ। अच्छा, आप मुझसे ही पढ़ते थे क्या वहां पे? अच्छा, तब हो जाते थे। हाँ, यही प्रॉब्लम है, पता, स्टडी का लेवल नीचे गिराते जा रहे हैं और जबकि पेपर का लेवल नहीं गिर रहा है। चलो 8 देखो, इसने बोला ए बी सी आर 3 ऑब्जेक्ट्स ईच मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ए बी और सी तीनों कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। एज स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। स्पीड ऑफ ए इज 10 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, ये दिया हुआ है। ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज 6 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ cos इनवर्स 15/24 टू पी क्यू। पी क्यू लाइन से इतने एंगल पे है। ठीक है। बी की वेलोसिटी, बी की रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ए। ओके, अब इसने बोला है द वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू बी। वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू बी इज 12 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू पी। ठीक है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सी। सी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है कितना है। ये देखो, वी बी ए का मतलब है, वी बी ए का मतलब है वी बी माइनस वी ए, और साथ में कुछ नहीं लिख रहा तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मतलब तो यही है ना। तो वी बी माइनस वी ए इज वी बी ए। अब एक लाइन खींच लेते हैं पी क्यू। ये लाइन है, मान लो ये वाला पॉइंट तो पी है और ये वाला पॉइंट क्या है, क्यू। तो ये लाइन पी क्यू हुई। ठीक है ना, ये लाइन हुई पी क्यू। तो जो ए है, ये पार्टिकल है ए और ये चल रहा है इस तरफ, कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से। अब ये बोलता है कि जो बी है, ठीक है ना, अगर उसको ए से देखा जाए तो उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है इस एंगल पे। कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू 15/24 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये थीटा लिया जाए तो ये 24 है, तो ये कितना है? 15 है। बात समझ में आई ना? मतलब तो यही है कि ये तो पार्टिकल जो जा रहा है वो इतने एंगल पे जा रहा है, यहां पे 15 है तो ये 24 है, इतने थीटा पे जा रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? चलो, कॉस थीटा अगर ये है तो साइन थीटा कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई
24 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कितना बनेगा? कितना? 15 तो cos थीटा इज इक्वल टू 5/8 आ जाएगा ना काटने से 8 तो जहां आपने cos थीटा लिखा है। अच्छा ये 5/8 लिख दें, उससे क्या फर्क पड़ता? चलो 5/8 कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 64 माइनस 25 कितना बन गया? रूट ऑफ 49 यानी के 7 49 बन गया। ये 39 हो सकता है, 49 कैसे बन गया? चलो ये 5 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा? 64 में से 25 माइनस किए तो 49 39 रूट ऑफ 39। तो साइन थीटा की वैल्यू होगी रूट ऑफ 39/8 और कॉस थीटा की वैल्यू अपनी कितनी आ गई? 5/8। ये दो वैल्यूज मिल गई हमको। तो अगर मैं इस चीज को वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इसको लिखना चाहूंगा तो जो आई डायरेक्शन है, देखो वेलोसिटी तो इस तरफ है, उसका कंपोनेंट आई ये होगा कॉस थीटा, तो ये होगा 6 इंटू कॉस थीटा 6 इंटू 5/8 इन आई डायरेक्शन प्लस 6 इंटू साइन थीटा इन जे डायरेक्शन। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई? रूट 39/8 इंटू जे डायरेक्शन, ये आ गई। और वी ए को आप क्या लिख सकते हो? वी ए की वैल्यू लिख सकते हो आप 10 आई, ठीक है ना। और वी सी बी को लिख सकते हो आप -12 आई। क्यू पी के अलोंग है ना, पी क्यू को आई डायरेक्शन मान लो, पी क्यू को आई, इसके परपेंडिकुलर वाई मान लो, ये एक्स और ये वाई। ये तीनों चीजें क्या लिख दी मैंने, समझ में आ रही है क्या? ठीक है ना। अब आ जाएगा तुरंत, ये देखो वीबीए क्या होगा? वीबी माइनस वीए। वीबी कितना है वो तो निकालना है हमको, माइनस वीए कितना हो गया? 10 आई इज इक्वल टू कितना है? वीबीए और वीबीए ये रहा 30/8 आई, 30/8 आई प्लस 6 रूट 39/8 जे। क्या वीबी नहीं निकल गया आपके पास? देखो डायरेक्ट आ गया, वीबी आ गया ना। वीबी की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, लेकिन इनको वीसी चाहिए, वीसी इससे निकल आएगा। वीसी माइनस वीबी इज इक्वल टू कितना है? माइनस का 12 आई इज इक्वल टू वीसी माइनस वीबी। वीसी कितना है जो फाइंड आउट करना है? वीबी क्या है ये रहा। क्या वीसी निकल के आएगा? दैट्स इट, ये आंसर हो जाएगा। ट्रिक क्या थी यहां पे? ट्रिक थी ये वाला cos थीटा, ये लिखना आ गया तो sin थीटा cos थीटा आ गया आपके पास। sin थीटा cos थीटा आ गया तो आपने इस वाली वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ये वाली वेलोसिटी आपने वेक्टर फॉर्म में लिख दी। ये ट्रिक थी यहां पे, और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। क्या बात समझ में आई? ये था क्वेश्चन नंबर 8। ये काम करने के लिए पढ़ाना जरूरी नहीं होता, इसमें पढ़ाने वाला कुछ नहीं था। रिलेटिव वेलोसिटी को कांस्टेंट है, वीबी है मतलब वीबी माइनस वी है, ये भी कुछ पढ़ाने वाली बात है, ठीक है ना। फुल टू दिमाग लगाना पड़ता है जितना आपके पास है ना सारा, ठीक। और यार दोस्तों के साथ डिस्कस भी करना होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 10। 7th कितने लोगों ने ट्राई किया है? 7th को पढ़ लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लिया जाए। डीपीपी भी चाहिए क्या? शीट कर लो पूरी टाइम पे, डीपीपी दे देंगे, फ्री करनी है। 7th में हंटर वाली बात बोली गई है। 7th में पढ़ के बता देता हूं आपको क्या है। 7th में इसने बोला हंटर इज राइडिंग एन एलिफेंट ऑफ हाइट 4 मीटर।
एक जंगल है, ठीक है ना, मान लो ये पूरा एक जंगल है, ये वाला, ये रहा जंगल, इतना एरिया जंगल का है। इसमें एक रास्ता ये है और इसी में एक रास्ता ये है, दो क्रॉसिंग है, ये क्रॉसिंग वाला पॉइंट है। अब वो बोल रहा है हंटर इज राइडिंग एन एलिफेंट ऑफ हाइट 4 मीटर। ये एक एलिफेंट है, मान लो चल रहा है एलिफेंट, इसके ऊपर बैठा है हंटर, ये रहा। फिजिक्स में एलिफेंट ऐसे ही होते हैं। 4 मीटर की हाइट है इसकी, कितनी हाइट है? 4 मीटर। बात समझ में आ गई? इस तरफ चल रहा है कितनी स्पीड से? 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। अब ये कहता है अ डियर रनिंग विद अ स्पीड v in front at a distance of 4√25 meter moving perpendicular to the direction of motion of the elephant। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 4√5 मीटर है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। अब एक हिरन है जो यहां से हुए दौड़ता आ रहा है इस तरफ, ठीक है ना, यहां से उसने दौड़ना शुरू किया इस तरीके से और बस यहां पहुंच गया, ऐसे दौड़ते हुए निकला इसकी तरफ, तुरंत इसको दिख गया क्यों जा रहा है। अगर वो इसी की तरफ तीर मारेगा तो इतना तीर यहां पहुंचेगा, हिरन यहां आ जाएगा, मरेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, एरो थोड़ा सा तिरछा मारता है ताकि इस तरफ एरो आए और यहां तक हिरन आए, दोनों की मीटिंग हो जाए। एरो की और हिरन की मीटिंग होती है, वो हंटिंग हो जाएगी। समझ में आया क्या? अगर वो देखो दिखा उसको यहां पे क्रॉसिंग पे बिल्कुल सामने, ठीक है ना, लेकिन यहां पे वो निशाना थोड़ी लगाएगा, इतनी देर में तीर यहां पहुंचेगा तो इतनी देर में तो हिरन आगे निकल आएगा, तो उसको थोड़ा आगे करके निशाना लगाना पड़ेगा ताकि हिरन यहां पहुंचे और तीर यहां पहुंचे और दोनों की मीटिंग हो जाए। बात समझ में आई? अब ये बोल रहा है इफ द हंटर कैन थ्रो हिज स्फीयर विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू एलिफेंट, रिलेटिव टू एलिफेंट उसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। एलिफेंट पे बैठ के जिस तरफ भी फेंकेगा, एलिफेंट पे बैठ के जिस तरफ भी फेंकेगा उस तरफ 10 की स्पीड दिखाई देगी। क्या बात समझ में आई? अब ये बोल रहा है फाइंड देन एट व्हाट एंगल टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन मस्ट ही थ्रो हिज स्फीयर हॉरिजॉन्टली फॉर अ सक्सेसफुल हिट। ओके, फाइंड ऑल्सो स्पीड v ऑफ द डियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ये देखो, ये तो एलिफेंट है, यहां पे ये रहा एलिफेंट, ठीक। हिरन मान लो इस पॉइंट पे पहुंच गया और यहां पे आके मरा है, तो डेफिनेटली जो प्रोजेक्टाइल हुआ है वो तो ऐसे हुआ होगा, प्रोजेक्टाइल तो ऐसे हुआ होगा ना, यहां पे इस प्लेन में हुआ होगा यू। 3D में वैल्यू समझ आ रही है इसकी डायग्राम की? तो अब ये बोल रहा है कि ये वाला एंगल कितना है? थीटा, ठीक। और ये पूछ रहा है उस हिरन की वेलोसिटी कितनी है। जब हिरन यहां था तभी इसने थ्रो कर दिया था, ठीक। इमेजिन करने की कोशिश करो, एरो यहां से यूं आएगा और ये प्लेन तो बिल्कुल ऐसे होगा ना, इस पे खड़ा हुआ, ये प्लेन होगा, इस प्लेन में चलेगा, प्रोजेक्टाइल ये हो गया, तीर आ रहा है ऐसे करके यूं और यहां लग गया इसको, और हिरन यहां से यहां आ गया इतनी देर में। बात समझ में आती है? तो मुझे ये वाला एंगल थीटा बताना है और उसकी स्पीड बतानी है, ठीक। क्या करेंगे, देखो इसकी अगर टॉप व्यू देखी जाए तो ये अपने आप में एक ट्राइंगल बनेगा। ये इस तरफ एलिफेंट की स्पीड 2 है और इस तरफ एरो की स्पीड है 10। तो एक्चुअल में ये एंगल अगर थीटा है तो एरो की स्पीड 10 cos थीटा तो इधर होगी, ठीक, और एरो की स्पीड इस तरफ 10 sin थीटा प्लस 2 होगी। प्लस 2 क्यों होगी? एलिफेंट भी तो चल रहा है, एलिफेंट इधर चल रहा है और वो इधर थ्रो करता है 10 से, एलिफेंट पे बैठ के 10 दिख रहा है, इसका मतलब ग्राउंड पे तो और ज्यादा तेज, ग्राउंड के हिस्से से और ज्यादा तेज फेंकेगा वो। तो 2 ये वाली स्पीड इसके इस वाले कंपोनेंट में तो ऐड होगी और इसके ये वाले कंपोनेंट में तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? अब 4 मीटर है ये,
किसी भी प्रोजेक्टाइल को, ये तो हॉरिजॉन्टली फेंका इसने, किसी भी प्रोजेक्टाइल को 4 मीटर नीचे गिरने में टाइम कितना लगेगा? T इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। h की वैल्यू कितनी है? 4/10 रूट 2/√5 सेकंड। इतने सेकंड में तो मर जाएगा हिरन थ्रो करते ही। प्रोजेक्टाइल है 4 मीटर से फेंका गया है, चाहे कहीं भी फेंको इतने ही टाइम में ग्राउंड पे गिरेगा। ठीक, इतने टाइम में ही ग्राउंड पे गिरेगा और इतने टाइम में ही जो ये एरो है वो यहां से लेके यहां पहुंच गया है। अब बताइए एरो ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली? 4√5। ठीक है ना, इसका मतलब 10 sin थीटा प्लस 2 इंटू 2/√5 इज इक्वल टू कितना होगा? 4√5 होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आई क्या? अब 10 sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू हो गया 5, तो ये हो गया और 2 ये बच गया, कितना हो गया? 10, यानी कि 10 sin थीटा इज इक्वल टू 8, sin थीटा इज इक्वल टू 4/5 इज इक्वल टू कितना? 53 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 53 डिग्री। हो गया काम। अब आप ये बताओ, जब इतने टाइम में, ठीक है, एरो यहां से यहां पहुंच गया, तो एरो की ये वाली स्पीड कितनी निकाली थी हमने? 10 cos थीटा। जब sin थीटा 4/5 है तो cos थीटा तो 3/5 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो एरो की ये वाली स्पीड कितनी हुई? 10 cos थीटा, यानी कि 10 इंटू 3/5 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अब आप देखो जितनी देर में हिरन यहां पहुंचा है, एरो भी तो इतनी दूर पहुंच गया यहां पे, तो एरो की स्पीड इस डायरेक्शन में और हिरन की स्पीड इस डायरेक्शन में बराबर ही होगी, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। आंसर क्या है? देखो आंसर क्या है, कितनी है? कितनी है? 6 है? 5 है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखो यार, 6 है, तो ये रही 6 और आंसर कितना है? 53। दैट्स इट। मैं देख लेता हूं यार। हाँ, 6 मीटर पर सेकंड और 37 डिग्री बोला हुआ है उसने। कौन सा एंगल पूछा है फिर? एंगल कहां से पूछा है? देन एट व्हाट एंगल थीटा टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन मस्ट ही थ्रो हिज स्फीयर हॉरिजॉन्टली फॉर अ सक्सेसफुल हिट, ऑल्सो द स्पीड v ऑफ द डियर। v तो 6 आ गई, ठीक है ना। कौन सा? डियर है ना ये, एलिफेंट के ऊपर जहां पे बैठा है वहां से जहां से प्रोजेक्टाइल हो रहा है उसके सर वो एंगल पूछा है, मतलब जो एलिफेंट का मोशन है उसमें और जहाँ से जहाँ हिट किया वहां तक का, तो थीटा वहां तक का नहीं ये सही है, जो हुआ है बिल्कुल सही है। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक होती तो 6 नहीं आने वाला था, ठीक है ना। एंगल थीटा टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो रिलेटिव टू एलिफेंट है ना ये, सर हमें उतना पता कि वो 37 होगा, उसके अलावा और कुछ भी हो। इसने पूछा रिलेटिव टू, देन एट व्हाट एंगल थीटा टू इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अच्छा, ये डियर की बात कर रहा है। डियर की वेलोसिटी तो इस तरफ है, एरो की वेलोसिटी इस तरफ है, ये तो 53 होगा। हाँ ये पूछा है इसने, सही है। ओके, मतलब v की डायरेक्शन में, डियर की डायरेक्शन में, एरो की डायरेक्शन के बीच का एंगल पूछा, ठीक है। बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट टर्न पे, ये लो वो देखी जाएगी, जो भी ऊपर जो भी है ये सही है। कौन सा? कैसे? हाँ, ये जो हमारा 53 निकला है ना, वो
कितना है 30, हाँ वो जो मैंने 50 वो 37 हो गया ना, ये मैंने 53 लिख दिया ना, ये 37 है एक्चुअल में, ये 37 होगा, ये तो 37 ही होगा, अगर ये 53 है तो 37 ही तो आंसर है। ये लो, ये मिटा दूं, कोई भी क्वेश्चन पुराने जैसा नहीं मिलेगा, हर क्वेश्चन नए तरीके का, हर क्वेश्चन नया। 7 तो ऐसा है, 8 ऐसा है, दोनों में रिलेशन ही नहीं है, वरना कोई वैसी बुक होती तो एलिफेंट की जगह हॉर्स ले लेते, ठीक है ना, डियर की जगह कुछ डॉग टाइप ले लेते और बस नया क्वेश्चन बन गया था, पर इसमें ऐसे काम नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो अपन ने लास्ट टर्म पे कंस्ट्रेंट मोशन पूरा कंप्लीट कर लिया था ना, एफबीडी होना था आज। चलिए हेडिंग डालिए एफबीडी। एक्चुअल में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट हो गया है, एफबीडी मेरे को एक्सप्लेन करना है, लेकिन उससे पहले मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करने हैं। न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 लॉ है, तीनों को स्टेटमेंट वाइज बताना टाइम वेस्ट करने के बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक को पता है, आप लोग 11th 12th पास कर चुके हो। फर्स्ट लॉ क्या है? हाँ, देखिए फर्स्ट लॉ ये है कि अगर कोई बॉडी अपनी प्रेजेंट स्टेट में है तो अपनी प्रेजेंट स्टेट चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। मतलब क्या हुआ, अगर वो चल रही है किसी डायरेक्शन में है तो वो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, ना उसकी वेलोसिटी बदलेगी, ना उसका एक्सेलरेशन बदलेगा, ना उसका मतलब चलने का तरीका बदलेगा, ठीक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। और अगर वो रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। सिंपल सी बात यह है कि कोई भी चेंज अगर प्रेजेंट स्टेट में आता है तो डेफिनेटली फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसको उल्टा भी यूज करते हैं, ठीक है ना। हम क्या प्रूव कर लेते हैं कि इस बॉडी की प्रेजेंट स्टेट में कोई चेंज नहीं, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0, ठीक। दोनों तरीके से यूज हो सकता है, 0 चेंज 0 तो एक्सटर्नल फोर्स 0, कोई चेंज होगा तो समझ लो एक्सटर्नल फोर्स होगा। पहला रूल तो यही है। दूसरा रूल ये है कि अगर फोर्स अगर है तो अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक एक्सेलरेशन आ जाता है जिसकी वैल्यू F/m के बराबर होती है, और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन F की डायरेक्शन में ही होती है। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो F की डायरेक्शन में ही होती है। सेकंड रूल ये हुआ। थर्ड रूल क्या है, एक्शन रिएक्शन। आप किसी बॉडी पे जितना फोर्स लगाओगे वो बॉडी भी आप पे उतना ही फोर्स लगाएगी। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक्शन रिएक्शन को। दरअसल क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर की एक प्रॉपर्टी है। 4 टाइप के फोर्स होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स होते हैं ना, 4 टाइप के ही होते हैं। जिस टाइप का एक्शन होगा उसी टाइप का रिएक्शन फोर्स होगा। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्या है, मान लो ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है, आदमी का मास है m, ठीक है। तो आप ये देखो, इस सरफेस पे अगर हम एफबीडी बनाते हैं तो मैन क्या कर रहा है, इस सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा है, mg, और ये सरफेस क्या कर रही है, मैन के पैरों पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रही है n, और n की वैल्यू एग्जैक्टली m के ही बराबर, mg के ही बराबर। यही तो है, ग्राउंड पे हम mg फोर्स लगा रहे हैं और ग्राउंड हमारे पैरों पे mg फोर्स लगा रही है। क्या ये दोनों फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है? क्या ये दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है? इतना तो श्योर है कि एक्शन और रिएक्शन पेयर इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल एंड अपोजिट, ये इक्वल एंड अपोजिट तो हैं, लेकिन क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं?
हाँ या ना? कितने लोगों को लग रहा है कि एक्शन रिएक्शन पेयर है? कितने लोगों को शक हो रहा है? एक्चुअल में ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। एक बॉडी दो बॉडी की तो बात ही नहीं है, कॉन्सेप्ट वो है ही नहीं। देखिए क्या है, ये जो इस मैन पे फोर्स लग रहा है, मैन जो फोर्स लगा रहा है ग्राउंड पे, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। लेकिन ग्राउंड जो इस पे फोर्स लगा रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो रही है, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो मिट्टी के दबने से या इसके दबने से लगा है, आपके पैरों के करने से लगा है। ठीक, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर ये अर्थ है और ये वो इंसान है, तो ये जो इंसान है इस पे लग रहा है mg, किस तरफ? अर्थ के सेंटर की तरफ। अर्थ के सेंटर पे भी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है ये मैन। अब ये वाला फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये वाला फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये दोनों एक्शन रिएक्शन है। यानी कि अगर मैं mg फोर्सेस को नीचे दबा रहा हूं ना ग्राउंड को, ठीक है ना, तो समझ लो ग्राउंड मुझे mg से खींच रही है, तो मैं भी तो ग्राउंड के सेंटर को mg से खींच रहा हूं अपनी तरफ। ग्रेविटेशन का रूल क्या कहता है? अगर दो मासेस हैं m1 और m2 r डिस्टेंस पे, तो इस पे इस तरफ फोर्स लगेगा कितना? g m1 m2 बाई r स्क्वायर। इस पे इस तरफ फोर्स कितना लगेगा? g m2 m1 बाई r स्क्वायर। दोनों फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स होंगे और इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अब आप ये देखो, इसका मास तो me, इसका मास m। इस मैन पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा GMEM बाई RE का स्क्वायर। इस अर्थ के सेंटर पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा GMME बाई RE स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये जो फोर्स है, ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको छोड़ दो और ये जो पूरी वैल्यू, इसी को तो G बोलते हैं। इसी फोर्स को तो हमने mg लिख दिया है। तो इसकी रिएक्शन कहां मिल रही है? अर्थ के सेंटर पे। तो ये वाला जो नॉर्मल लग रहा है ना, ये जो नॉर्मल लग रहा है, ये वाला नॉर्मल इस mg की रिएक्शन नहीं है, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट तो है, पर एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ठीक, अर्थ ने क्या किया? अर्थ ने ये फोर्स सेंटर पे लगा, सेंटर से फिर, क्योंकि इसने दबा, इसकी रिएक्शन में ये लग रहा है, पर ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। अब देखो ध्यान से, मैं इस दीवार को ऐसे दबा रहा हूं, यूं प्रेस कर रहा हूं, ये ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा हूं क्या मैं? ये तो नॉर्मल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स है नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स ये है नहीं, वीक फोर्स ये है नहीं, तो चौथा कौन सा बचा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक फोर्सेस कौन से होते हैं? वीक फोर्सेस, ठीक है ना, वंडर वॉल फोर्सेस। वही एक एग्जांपल है हमारे पास अच्छा सा, और कोई नहीं। तो ये जिस टाइप का फोर्स मैं लगा रहा हूं, दीवार भी मेरे हाथ पे वही फोर्स लगा रही है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। दीवार का फोर्स ग्रेविटेशन थोड़ी ही है, दीवार का वीक फोर्स नहीं है। तो अगर मैं दीवार को ऐसे F से प्रेस करूंगा तो दीवार भी मुझे F से प्रेस करेगी, वो एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। यानी कि अगर ये वॉल है, वॉल को आप F से प्रेस करते हो तो वॉल भी आपको F से ही प्रेस करती है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, क्योंकि इसका टाइप और इसका टाइप सेम है। लेकिन इस वाले mg का और नीचे वाले नॉर्मल का टाइप सेम नहीं है, वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए फोर्स की जो फोर्सेज है उनकी नेचर सेम होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब खैर, इतना एक्शन रिएक्शन पेयर पे काफी है, वो आपको समझ आ जाएगा कौन से फोर्सेज एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। दो चार चीज है, Q1 और Q2, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, ठीक है ना। अब एक दीवार है, ऐसे एक दीवार है, यहां पे एक चार्ज रखा है Q1, एक चार्ज रखा है यहां पे Q2। तो इस चार्ज की वजह से चला है आगे की तरफ आके दीवार पे चिपक गया।
इस वाले पे इस तरफ फोर्स लगेगा क्यू ई इसकी वजह से, लेकिन दीवार लगाएगी ना नॉर्मल फोर्स। ये वाला और ये वाला एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होंगे, ठीक है ना, लेकिन ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। और जबकि एन और क्यू इक्वल एंड अपोजिट होंगे पर एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होंगे। क्या कुछ समझ में आया क्या? डायरेक्ट एक्शन रिएक्शन पेयर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते? हाँ, Q2 को हटा देंगे तो फिर तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं बचा ना। वो तो होते ही है बराबर, तो कोई से फोर्स हो सकते हैं सारे, बहुत सारे। ये एक्शन रिएक्शन पेयर होना अलग बात है, इक्वल एंड अपोजिट होना। अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है तो कोई भी दो फोर्स इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं, जरूरी है थोड़ा ही एक्शन रिएक्शन पेयर ही उसको इक्विलिब्रियम में रखें। बॉडी को इक्विलिब्रियम में कोई भी दो फोर्स रख सकते हैं। मान लो नीचे तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, ऊपर से आपने पकड़ रखा है, तो आपका फोर्स और ग्रेविटी का फोर्स दोनों मिलकर इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं इसको, ठीक है ना। वही केस यहां पे है, मैन ग्राउंड पे खड़ा है तो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। नीचे ग्रेविटी खींच रही है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है दूसरे टाइप का, तो दो डिफरेंट नेचर के फोर्सेस ने उसको इक्विलिब्रियम में करके रखा हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है क्या एक्शन रिएक्शन पेयर का मीनिंग? पर ये चीजें जेईई में नहीं पूछी जाती, ठीक है ना। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए और थोड़ा अच्छा लगे पढ़ाई इसलिए कि हाँ यार हम पढ़ने के अलावा कुछ और भी जानते हैं, ठीक है ना। वरना सीधे एफबीडी पे चढ़ जाते हैं ना आते ही, तो ऐसा लगता है कि यार क्या ये प्रोफेशनल पढ़ाई चल रही है। ठीक, बात समझ में आती है। सेकंड रूल क्या है? A इज इक्वल टू एफ बाई एम। फर्स्ट रूल क्या है? इफ एफ एक्सटर्नल इज 0, ठीक है ना, स्टेट में नो चेंज आएगा। एक ये 3 रूल्स हैं न्यूटन्स के, इन्हीं को अप्लाई करके अब हम एफबीडी बनाएंगे। अब हेडिंग डाल सकते हो एफबीडी, इसको नोट करोगे क्या? ओके, एफबीडी के कुछ सर्टेन रूल्स हैं, ठीक है ना। एफबीडी में केवल वो फोर्स लेते हैं जो बॉडी पे लगते हैं। जिस बॉडी का आप एफबीडी बना रहे हो उस बॉडी पे केवल वो फोर्सेस शो करते हैं जो बॉडी पे लग रहे हैं, ठीक है ना। वो फोर्सेस शो नहीं करते जो बॉडी लगा रही है। बॉडी किस पे कितना फोर्स लगा रही है वो उस पे नहीं लगाते, केवल वो वाले फोर्सेस लगाते हैं जो बॉडी पे लग रहे हैं। अब मैं एफबीडी के केस में थोड़े अच्छे टाइप के एफबीडी बनाऊंगा, वैसे तो टाइम पास ही हो जाएगा फालतू का। ठीक, आप एक चीज बताइए, पहले एक बहुत सिंपल वाला केस ले लेते हैं। मान लो एक सरफेस है, इस सरफेस में एक एम मास का ब्लॉक है, 3 kg का ब्लॉक है, ठीक है ना। इस ब्लॉक को इस तरफ खींचा जा रहा है 32 न्यूटन के फोर्स से, और इसी को इस तरफ खींचा जा रहा है 20 न्यूटन के फोर्स से, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर इसको 1:2 में डिवाइड कर दिया जाए, इस पीस को A बोला जाए और इसको B बोला जाए, ठीक है ना, तो ये पूछा जा रहा है फोर्स ऑन A अप्लाइड बाय B कितना है। फोर्स ऑन A अप्लाइड बाय B कितना है। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, ये एक ही पीस है, इसको हाइपोथेटिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1 और 2, और पूछा गया कि ए पार्ट पे
बी पार्ट कितना फोर्स लगा रहा है, टोटल फोर्स नहीं पूछा गया, एक्सेलरेशन नहीं पूछा गया, केवल वो वाला फोर्स पूछा गया जो बी अप्लाई कर रहा है ए पे। बताइए क्या करेंगे, वो चेक कर लेंगे, बी का फोर्स ए पे और ए का फोर्स बी पे चेक कर लेंगे कितना आएगा। बताइए मुझे, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, ट्राई करिए, 2 मिनट का टाइम है। लेंथ का रेशियो, लेंथ और मास दोनों का रेशियो एक ही होगा। जब यूनिफॉर्म, मान लो एक रोड 3 kg की है, उसको 1:2 में काट दो, तो 1 kg 1 लेंथ की 1 kg हो जाएगी, 2 लेंथ की 2 kg हो जाएगी। कितना? 28 न्यूटन। ओके, देखिए क्या करना है। हाँ नहीं, वो सब आपका काम था, सोचना क्या करना है, क्या होगा, कौन रेस्ट में रहेगा। 32 न्यूटन इधर लग रहा है, 20 न्यूटन इधर लग रहा है, डेफिनेटली ब्लॉक इस तरफ चलेगा, ठीक है ना। ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा ए की वैल्यू होगी 32 माइनस 20/3, कितनी आ जाएगी? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब ए पे फोर्स निकालना है, देखो ए का एफबीडी बनाओ बस, केवल ए पे इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? 20 का, लेकिन ए तो इस तरफ चल रहा है ना 4 से, तो 20 वाला तो इसको उधर ही चला सकता है, और ए का मास कितना है? 2 kg। इसका मतलब इस पे इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इतना लग रहा है कि इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 4, क्योंकि पूरा का पूरा ब्लॉक एक साथ चलेगा ना 4 के एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन तो 4 रहना है इसका। तो यहां पे कितना आ जाएगा? एफ ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक है ना। अब इस डायरेक्शन में मान लो एफ ए बी है माइनस 20 न्यूटन इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम कितना है? 2, ए कितना है? 4। तो एफ ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 28 न्यूटन। यानी कि ए बॉडी पे बी बॉडी इतना फोर्स अप्लाई कर रही है। आपके सामने चेक कर लेते हैं क्या एक्शन रिएक्शन का रूल यहां पे भी वैलिड है क्या बॉडी के अंदर? ये, हाँ ये देखो, ये एक बॉडी है, ये बॉडी पे इस तरफ एफ ए बी फोर्स लग रहा है, इस तरफ 20 लग रहा है, तब भी इसका एक्सेलरेशन कितना है? 4। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी बॉडी पे एफ फोर्स है तो उसमें ए एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है ना। तो इस पे नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स इस तरफ कितना है? एफ ए बी माइनस 20 इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है ना। ये 2 इंटू 4 है। बात समझ में आई क्या? ये 28 आ गया। उस पे भी चेक करते हैं 1 पे, 1 पे भी देखते हैं क्या होगा। ये 1 वाले का एफबीडी बना रहे हैं हम। 1 पे मान लो ये वाला फोर्स लगा रहा है, इधर तो कितना लग रहा है 1 पे? 32 न्यूटन, जबकि 1 का एक्सेलरेशन तो 4 रहना है। अगर अकेला ये वाला फोर्स एक्ट करे तो इसको 32 का ही एक्सेलरेशन देगा, ये 4 का क्यों देगा? ठीक है ना। 1 kg का है, 32 न्यूटन लगाएंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा?
32 पर एक्सेलरेशन कितना है 4। इसका मतलब इस तरफ फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कितना होगा 32 माइनस एफ बी ए इज इक्वल टू एम इंटू ए 1 इंटू 4। तो कितना आ गया एफ बी ए की वैल्यू कितना आ गया 28। यहां से प्रूव हो जाता है कि जो थर्ड रूल है एक्शन रिएक्शन वो बॉडी के अंदर भी ट्रू है। सब जगह कोई बॉडी किसी को एफ फोर्स से खींच रही है तो वो बॉडी भी उसको एफ से ही खींचेगी, बॉडी के अंदर तक ट्रू है। ये दोनों एक ही पीस है पर अंदर ही अंदर जितने फोर्स से ये इसको खींच रहा है ना दूसरा वाला उतने ही फोर्स से इसको खींच रहा है। किसी भी लेवल पे ट्रू है ये थर्ड लॉ। कुछ नहीं, कोई किसी के बाल पकड़ के नोच रहे हैं तो बाल भी उसके हाथ को पकड़ के नोच रहे हैं। हाँ वो बात अलग है कि दर्द किसको होता है, पेन इज डिफरेंट, ठीक है ना। तो अगर कोई किसी के बाल नोच रहा है तो बालों की भी गलती है, वो हाथ को नोच रहे हैं, ठीक है ना। ओके ये नोट करोगे ना, ये तो मिटा दो ये वाला। तो एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए फोर्स की नेचर का सेम होना जरूरी है। एफ हाँ देखो बॉडी पे जो फोर्स है उसको तो आप कहीं भी अप्लाइड मान सकते हो, किसी भी जगह अप्लाइड मान सकते हो आप, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि वो आप एक पॉइंट पे ही मानो, वो कहीं भी अप्लाइड मान सकते हो, ठीक है। बस डायरेक्शन ये होनी चाहिए, कहीं भी लगा लो, ऊपर लगा लो नीचे लगा लो, बट डायरेक्शन वो वाली होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है। एक चीज और देखो, कुछ क्वेश्चन है, मतलब देखना ध्यान से। मान लो ये ब्लॉक है ए और ये ब्लॉक बी, ये दोनों एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है एफ आगे, तो इसका मास एम है, इसका मास भी एम है। इस स्ट्रिंग में टेंशन पूछिए कितनी होगी, क्या आंसर आएगा। टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में, पहले वो तो बोलो। अगर उसको एम को खींचा जाएगा तो स्ट्रिंग टाइट होगी कि नहीं होगी। स्ट्रिंग टाइट होगी तो स्ट्रिंग में टेंशन होगी, अगर स्ट्रिंग टाइट होगी तो स्ट्रिंग में टेंशन होगी। अब इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी ये पूछा गया है। बना लेंगे एफबीडी। आप ये देखो, इसका एक्सेलरेशन मान लो ए है तो इसका भी तो ए होगा, कंस्ट्रेंट मोशन। अगर मैं इन दोनों को एक सिंगल सिस्टम मानूं तो सिस्टम का मास कितना है 2m, और पूरे सिस्टम पे कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल आएगी। एक्सेलरेशन तो ये निकल आएगा। बात समझ में आई। अब इसका पहले वाले का एफबीडी बनाओ। इसका मास कितना है m, m पे कितना फोर्स लग रहा है F, और पीछे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है T। क्योंकि स्ट्रिंग जिस पॉइंट से कनेक्टेड रहती है, स्ट्रिंग जिस पॉइंट से कनेक्टेड रहती है उस पॉइंट को अपनी ही डायरेक्शन में खींचती है, ठीक है ना। अब ये पॉइंट है, स्ट्रिंग तो इस तरफ है तो इस पॉइंट को इसी तरफ खींचेगी, ठीक। अब स्ट्रिंग यहां पे कनेक्टेड है तो इसको अपनी तरफ खींचेगी। अब ऐसा नहीं कि दोनों एरो आके आग लग के खत्म हो जाएंगे। होते ना पहले रामायण और महाभारत में तीर आते थे, आग लगती थी और खत्म हो जाते थे। ऐसा कुछ नहीं है, ये स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है, वो दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगा सकती है, ठीक। तो इसके बाद भी इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है ए, ये तो एक इक्वेशन बनेगी। देखो इस पे नेट फोर्स कितना है एफ माइनस टी, तो एफ माइनस टी इज इक्वल टू होगा एम इंटू ए,
ये होगी एक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन इसकी भी मान लो। तो इसका जब एफबीडी बनाएंगे हम, सेकंड वाले का एम, इस पे तो केवल एक ही फोर्स लग रहा है ना, टी। ये देखो, और कोई फोर्स है ही नहीं। इस डायरेक्शन में कोई और फोर्स है क्या? तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी T इज इक्वल टू एम इंटू ए, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए। T फोर्स की वजह से A एक्सेलरेशन से चल रही है, तो T इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक, तो ये वाली वैल्यू उठा के यहां डाल दो, तो F माइनस एम ए इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू आ गई ना F/2m। ये वाली वैल्यू उठा के यहां पे डाल दो, तो T की वैल्यू कितनी आ गई, m इंटू F/2m। m से m कैंसिल, T की वैल्यू आ गई F/2। ये आंसर आ गया कि इसकी हाफ होगी। ठीक है ना, ये आप कैलकुलेट कर किए बगैर भी काम कर सकते थे। ठीक, अब एक चीज और बताओ, अगर मैं इसी में यहीं पे एक ब्लॉक और ऐड कर देता हूं एम मास का, यहां तक तो एक क्वेश्चन हो गया, एक ब्लॉक और ऐड कर देता हूं, तो ये टेंशन अब क्या होगी? ट्राई करोगे? करो ट्राई। ये सिस्टम का एक्सेलरेशन, हाँ, इसको पूरा सिस्टम मान लो। और वैसे सिस्टम मान के तो करना भी नहीं है, ये सबका एक्सेलरेशन ए मान लो। ठीक है ना, 3 इक्वेशन बन जाएंगी, क्योंकि देखो जब 2 स्ट्रिंग होगी तो 2 ही टेंशन होंगे। इसमें टेंशन T1 मानना पड़ेगा और इसमें टेंशन T2 मानना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। अब जितनी स्ट्रिंग होती है उतने ही टेंशन होते हैं। ठीक है, आप ट्राई करो। बस इस आज का लेक्चर यहीं तक, ट्राई कर लो, आंसर चेक करते हैं।